Hello everyone, this is Pankaj Gupta and welcome you all to my channel Uplift Physics. In this video, we are going to discuss our next 5 problems of mechanics series, which is from question number 16 to question number 20. These questions will help you to uplift your mechanics towards JEE Advanced. So let's start without wasting your time. क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल व्हिच इज रेस्ट्स इन इक्विलिब्रियम एट द इंटीरियर बॉटम ऑफ अ फिक्स्ड स्फेरिकल ग्लोब व्हिच इज परफेक्टली रफ। हमें यहाँ पर एक फिक्स्ड स्फेरिकल ग्लोब प्रोवाइडेड है और यहाँ पर एक स्फेरिकल बॉल जो है वो यहाँ पर रेस्ट पर है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है द बॉल इज स्ट्रक अ हॉरिजॉन्टल ब्लो ऑफ सच मैग्नीट्यूड that its initial speed of its center is v। हमने इसको ना एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक प्रोवाइड किया जिसकी वजह से इसके सेंटर ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की है, सेंटर ने v वेलोसिटी एक्वायर की है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्पीड v सो दैट द बॉल विल लीव द ग्लोब। कह रहा है कि ये स्पीड v कितना होना चाहिए कि ये जो बॉल है वो ग्लोब को लीव कर जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड है वेयर d इज द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ ग्लोब एंड सॉलिड स्फीयर। तो देखिए सबसे पहले ये जो पूरा ग्लोब है इसका मैंने रेडियस कैपिटल R मान लिया और जो ये मेरा स्फेरिकल बॉल है उसका रेडियस मैंने स्मॉल r मान लिया। तो देखिए ये सेंटर है ग्लोब का, तो ग्लोब के सेंटर से जो यहां तक की डिस्टेंस है वो कैपिटल R है और स्फीयर का रेडियस स्मॉल r है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी ये स्मॉल d आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। तो ये जो स्मॉल d है बेसिकली ये आपका कैपिटल R माइनस स्मॉल r है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे मेन पार्ट क्या है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ग्लोब है ना परफेक्टली रफ है। तो इस सिचुएशन में अगर जैसे ये स्फीयर है इसको मैंने v वेलोसिटी इसके सेंटर ऑफ मास को प्रोवाइड की, तो थोड़ी देर के लिए मैं ये मान ले रहा हूं कि ये ट्रांसलेट कर रहा है। तो देखिए इस ट्रांसलेट करने वाली सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो सरफेस है इस पर ये आपका स्फीयर है वो अगर ऐसे ट्रांसलेट करे तो आप देख सकते हो जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो सरफेस पे स्लाइड कर जाएगा। जबकि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द ग्लोब इज परफेक्टली रफ, मतलब यहां पर स्लाइडिंग अलाउड नहीं है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि इसके पास v वेलोसिटी है, लेकिन इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होनी चाहिए और वो इस तरह से होनी चाहिए ताकि इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रेस्ट पे रहे। ठीक है, तो ये हमें ढूंढ के निकालना है। तो मैंने मान लिया कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो वो इस तरह से होनी चाहिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप ना करे। तो आपको पता है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्लोब पर है तो ग्लोब का पॉइंट तो रेस्ट पर है, तो डेफिनेटली इस पॉइंट को हमेशा रेस्ट पर होना चाहिए, तभी इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन को हम एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए ये मेरे पास मेरा स्फीयर है, इसके सेंटर की वेलोसिटी v है आगे की तरफ और इसके अबाउट मैंने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एज्यूम कर लिया। तो देखिए इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ये वाला पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी एस्टिमेट करते हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अगर हम सेंटर के फ्रेम में जाके बात करें तो देखिए अगर सेंटर के फ्रेम में जाएंगे तो ये इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो सर्कुलर मोशन के करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी पीछे की तरफ होनी चाहिए, दैट इज ओमेगा इनटू r। ये किसके रेस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। अब मुझे ग्राउंड फ्रेम में एनालाइज करना है तो सेंटर की वेलोसिटी को हम यहाँ पर वेक्टोरियली ऐड कर देते हैं, तो सेंटर की वेलोसिटी v आगे की तरफ है। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम आएगा वो होगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी, जबकि हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस पर चाहिए, हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पर चाहिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास रिलेशन होना चाहिए v इक्वल्स टू मेगा r। डेफिनेटली कि ये जो स्फेरिकल बॉल है इसको रोल करते हुए ऊपर उठना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ग्लोब कहां पर लीव कर देगा। ठीक है, तो जैसे मैंने माना कि ये आगे रोल करता हुआ आगे बढ़ रहा है और किसी एंगल थीटा वाली पोजीशन पे मैंने मान लिया कि इसके सेंटर की वेलोसिटी कुछ v1 है और इस इंस्टेंट पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा 1 है।
तो आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस बार ये होगा, और अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप ना करे तो हमारे पास ये रिलेशन होना चाहिए कि V1 इक्वल्स टू ओमेगा 1 R। सिमिलरली जैसे यहां पर जो कंडीशन है V और ओमेगा के बीच में, वैसी ही कंडीशन V1 और ओमेगा 1 के बीच में इस कंडीशन पे होनी चाहिए, यहां पर ये पॉइंट रेस्ट पे होना चाहिए। अब देखिए अगर हम यहां पर एनालाइज करें कि इस स्फीयर पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो देखिए इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स यहां पर mg एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ एक्ट कर रहा होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन n इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कुछ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। फ्रिक्शन जो है वो टेंजेंशियल टू द पाथ एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं उसकी एक्यूरेट डायरेक्शन नहीं बना रहा हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर फ्रिक्शन लग भी रहा है तो वो इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा होगा। स्टूडेंट्स आप लोग पता करो कि यहां पर अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। मुझे उसकी कोई खास नीड नहीं है, इसलिए मैं उसको एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं एग्जैक्ट कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, अदरवाइज आप एनालाइज कर सकते हो। हम क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो देखिए एन mg और यहां पर फ्रिक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, तो देखिए हमारा जो सेंटर ऑफ मास है इसका, तो देखिए सेंटर ऑफ मास इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस तरह से, ये जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है तो इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन के बारे में बात करें, सेंटर ऑफ मास इस तरह से सर्कुलर मोशन करता हुआ जा रहा है, तो अगर सेंटर ऑफ मास के हम एक्सेलरेशन की बात करें तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर वो v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r होना चाहिए। r जो होगा वो रेडियस ऑफ पाथ होगा, और रेडियस ऑफ पाथ कितना है, ये स्मॉल d के इक्वल है, तो v1 स्क्वायर बाय d, यहां पर इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का। तो देखिए ये जो mg है उसका मैं कंपोनेंट कर रहा हूं कितना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो mg का कंपोनेंट आएगा हमारे पास इस डायरेक्शन में, दैट इज mg cos थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स आप ये बात तो समझ रहे हो कि जो फ्रिक्शन है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो इस सेंटर के अलोंग फ्रिक्शन का कोई कंपोनेंट आने वाला नहीं है, तो सेंटर के अलोंग यही फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो देखिए सेंटर ऑफ मास का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, v1 स्क्वायर बाय d, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कितना होगा, दैट इज n माइनस mg cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय d, दैट इज m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय d। तो देखिए n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, n इक्वल्स टू m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय d प्लस mg cos थीटा। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा ध्यान से समझिए, ये n की वैल्यू क्या बता रहा है कि जब ये सेंटर ऑफ मास इस तरह से सर्कुलर ट्रैक पे चलता जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो हम शो करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्शन में शो करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि n की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव ही होनी चाहिए या किसी इंस्टेंट पे जीरो हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू किसी भी कीमत पे नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो फिक्स है, डायरेक्शन यहाँ पर टुवर्ड सेंटर ही होना चाहिए, तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा ये जो आप n की वैल्यू देख रहे हो वो ये बता रहा है कि अगर हमारा स्फीयर इसको टच करता हुआ चल रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मल रिएक्शन कितना चाहिए इस सर्कुलर ट्रैक को कवर करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये n की वैल्यू हमारी फिजिबल वैल्यू ना हो तो इसका मतलब ये होगा कि उस समय पर हम इस सेंटर ऑफ मास को इस पर्टिकुलर सर्कल पे जाता हुआ नहीं मान सकते, दैट मीन्स हमारा जो ये सरफेस है वो लीव किया जा चुका होगा स्फीयर के थ्रू और उसके करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास कोई और मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि ये कहां पर लीव करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग हमें बताना है कि ये v स्पीड कितनी हो ताकि वो लीव करे, ठीक है। तो वो लीव जो करेगा वो किस सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग करेगा, तो हमारा जो n है यहाँ पर, अगर मैं ये कहूं कि n की वैल्यू जहां पे भी जीरो हो जाएगी
उसके करस्पॉन्डिंग ये वहीं पे लीव कर जाएगा, क्योंकि उसके आगे अगर हम बात करें तो n की नेगेटिव वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी उसको इस ट्रैक पे रखने के लिए, जो फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके एनालिसिस से पहले हम थोड़ा इसके काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं और फिर हम इस एनालिसिस पे आएंगे कि हम डिसीजन कैसे लेंगे। तो देखिए मेरे पास जो ये स्फीयर है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हम कैसे एस्टिमेट करें, तो हमें पता है कि जब हम किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी एस्टिमेट करते हैं तो हमारे पास फंडामेंटल क्या है कि काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सीएम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सीएम। तो देखिए यहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, आप किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमारा सिस्टम प्योर रोटेशन में है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो दैट इज योर हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर। ये तो हमारे पास इसकी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, प्लस ऑफ सीएम कितना होगा, तो हाफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू वीसीएम स्क्वायर, और यहां पर वीसीएम की वैल्यू अगर हम इस इंस्टेंट पे बात करें तो v है और इस इंस्टेंट पे v1 है। तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ रहा है वो देखिए कितना आ रहा है, k की वैल्यू ये आ रही है, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारा जो स्फीयर है वो सॉलिड स्फीयर है, तो दैट इज योर हाफ आईसीएम हमारे पास कितना है 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो देखिए ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई मेरे पास, दिस काइनेटिक एनर्जी k that is equals to half of that is 2/5 m। देखिए जो ओमेगा r है वो v के बराबर है, तो ये 2/5 mv स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ रहा है दैट इज 7/10 mv स्क्वायर। देखिए ये मैंने लोएस्ट पॉइंट पे लिखा है। अगर हम किसी जनरल पॉइंट की बात करें तो मैंने जनरल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितना माना है, मैंने v1, तो हम यहाँ पे v1 रख देंगे। तो देखिए इसका जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो 7/10 mv स्क्वायर आ रहा है, v1 वाले लोकेशन पे आप यहाँ v1 रख देना। ठीक है, तो अब हम लोग एनालाइज करते हैं कि सिचुएशन किस तरीके की होगी। तो देखिए अगर हम इस सिस्टम पे ये एनालाइज करें कि वर्क डन किसका किसका है, तो देखिए इस पूरे सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स है, एक नॉर्मल रिएक्शन है और एक वेट एक्ट कर रहा है, तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 है, किसी भी इंस्टेंट पर हम बात कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी 0 है, और यहां से दो फोर्स पास कर रहे हैं, एक तो आपका नॉर्मल रिएक्शन इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और फ्रिक्शन भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसी पॉइंट पे लग रहा है। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन भी 0 है और फ्रिक्शन का वर्क डन भी 0 है, क्योंकि ये जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है। तो सबसे पहली बात तो ये आ गई कि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 है और फ्रिक्शन का भी वर्क डन 0 है। तो यहाँ पर वर्क सिर्फ किसका हो रहा है, यहाँ पर वर्क सिर्फ mg का हो रहा है, और mg कैसा फील्ड है हमारा, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन हो तो हम सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि अगर सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही वर्क डन रहे, उसके अलावा और कुछ एग्जिस्ट ना करे वर्क में, तो हम सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां से हम क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं। तो देखिए जब ये यहां से यहां जाएगा तो आपको पता है कि इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, तो यहां से लेके यहां तक जाने में ये ऊपर उठ रहा है,
तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। और देखिए आप यहाँ पे मैंने जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा है 7/10 mv²। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं अलग अलग इंस्टेंट पर, अगर हम v की बात करें तो जैसे जैसे ये ऊपर उठता जाएगा आपको पता चल रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने जनरल पॉइंट पे v1 शो किया है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा v1 घटता जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है 7/10 mv²। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होने के लिए जो ये v1 है वो डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर कुछ पता चल रहा है, वो क्या है कि मेरे पास जो डिसीजन आ रहा है उसमें जो मेरा v1 है, v1 क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है ना किसी एंगल थीटा का। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा v1 डिक्रीज करता जाएगा, तो ये क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से आप देख सकते हो जो cos थीटा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा cos थीटा भी डिक्रीज करता जाएगा। तो हमें ये पता करना है कि ये किस जगह पे सरफेस को लीव करेगा। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि ये लीव कर जाए। तो हम पता कर रहे हैं कि भाई लीविंग कंडीशन क्या होनी चाहिए। लिविंग कंडीशन ये होनी चाहिए कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है जिस जगह पे 0 हो जाएगा, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव रिक्वायर्ड होगी इस ट्रैक को फॉलो करवाने के लिए, जो फिजिबल नहीं है। तो जहां पर ये n 0 हो जाएगा उसी जगह पर ये सरफेस लीव कर जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो इस एक्सप्रेशन को एनालाइज करते हैं। तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन है, n1 आ रहा है मेरे पास m v1² प्लस mg cos थीटा। आपको एक चीज पता है कि cos थीटा भी डिक्रीजिंग है और m v1² में v1 डिक्रीजिंग है, तो ये दोनों चीजें डिक्रीजिंग है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर उठ रहा है। तो मेरे पास एनर्जी कंजर्वेशन से तो मुझे पता चल ही चुका है कि v1 घट रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस पूरे पार्ट को एनालाइज करूं, सपोज मैं ये कहता हूं कि मेरा जो थीटा है वो लेस देन π/2 है। ठीक है, लेस देन π/2 है। तो मुझे एक बात बताइए, इस टर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे पता है ये टर्म या तो 0 हो सकती है या पॉजिटिव ही रहेगी। ये टर्म कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती क्योंकि ये एक पॉजिटिव टर्म है। mg cos थीटा की बात करें तो मैं थीटा लेस देन π/2 बात कर रहा हूं। तो थीटा लेस देन π/2 की अगर हम बात करें तो उस सिचुएशन पे क्या होगा कि ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही है। तो मुझे आप ये बताइए कि ये क्वांटिटी चाहे कुछ भी हो पॉजिटिव है या 0 है, और ये लेस देन 90 डिग्री के लिए हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री की बात करते हैं, 90 डिग्री कहां तक है कि जैसे यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 90 डिग्री ये लोकेशन है। तो यहां से लेके यहां तक अगर हम 90 डिग्री से कम की बात कर रहे हैं, यानी हम यहां से नीचे नीचे बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको दिख रहा है ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है। और ये कुछ भी हो, 0 हो या पॉजिटिव हो, इसका मतलब जो हमारा n जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता अगर हम लेस देन 90 डिग्री की बात करें, क्योंकि चाहे ये कुछ भी हो कम से कम ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है। क्लियर है ये बात? तो अगर हम लेस देन 90 डिग्री की बात करें तो वहां पर ये सरफेस लीव नहीं कर सकता। अब हम एग्जैक्ट 90 डिग्री की बात करते हैं। तो मुझे बताइए, अगर हम थीटा एग्जैक्टली π/2 ले लेते हैं तो आपको क्या पता चल रहा है, एग्जैक्टली π/2 लेने का मतलब है कि ये क्वांटिटी 0 हो गई। और इस क्वांटिटी के 0 होने का मतलब है कि चलो ये तो 0 हो गया, अब हम इस पर बात करते हैं। तो हमें पता है कि ये क्वांटिटी भी या तो 0 हो सकती है या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो थोड़ी देर के लिए एक कंडीशन मान लेते हैं कि थीटा 90 डिग्री पे ये 0 हो गया, तो ये 0 मिला के n 0 हो गया। इसका मतलब 90 डिग्री वाली लोकेशन ये है, यहां पर हमने कहा कि n 0 हो गया, मतलब इस जगह पर n 0 होने की कंडीशन क्या है कि यहां पर आते आते इसकी स्पीड 0 हो जाए। तो एक बात बताइए, अगर ये स्फीयर यहां पहुंचते पहुंचते स्पीड 0 कर लेगा तो फिर ये वापस यहां लौटेगा,
आगे तो बढ़ नहीं सकता है, तो ये वापस इस ट्रैक पे लौट जाएगा। तो क्या ये सरफेस लीव करेगा? ये सरफेस लीव नहीं करेगा। तो सरफेस लीव करने की कंडीशन कहां पर आ सकती है? तो देखिए, अगर ये आपका थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव है, और ये मिलके कहीं जीरो हो सकते हैं। और अगर ये कहीं पे मिलके जीरो हो जाएंगे तो उसके आगे ये नेगेटिव होगा, क्योंकि पूरी सिस्टम डिक्रीजिंग एन को शो कर रहा है। तो उसके आगे एन नेगेटिव होने का मतलब है कि एन को डायरेक्शन बदल के अप्लाई करना होगा, जबकि वो फिजिबल नहीं है। इसका मतलब वो वहीं पे सरफेस को लीव कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सरफेस लीव कहां पर होगा? तो थीटा ग्रेटर देन π/2 और लेस देन पाई पर इसको सरफेस लीव करना होगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि सरफेस लीव जो होगा वो π/2 से पाई के बीच में ही हो सकता है। π/2 पर या π/2 से नीचे ये सरफेस लीव नहीं करेगा, π/2 के ऊपर जाकर ही ये सरफेस लीव कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का एक्सप्रेशन लिखते हैं और पता लगाते हैं कि स्पीड की क्या रेंज होनी चाहिए ताकि ये सरफेस लीव कर पाए। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके एनर्जी कंजर्वेशन का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर इस लोकेशन से इस लोकेशन तक के लिए, तो हम देखते हैं इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका वर्क डन जीरो है, यहाँ सिर्फ mg का वर्क डन है, इसलिए हम इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी जाए? 7/10 mv² प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिख दिया मैंने। अच्छा, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब हम किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की mg फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो सारा मास हम उसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट करके उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है, दैट मीन्स वो ये लोकेशन है इसका सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब देखिए, हम ये देख रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ चला गया, तो सेंटर ऑफ मास कितना हाइट गेन कर गया है उसके करस्पॉन्डिंग हम इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो देखिए, पहले तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 7/10 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mg प्लस mg, और हाइट ही कितना गेन किया? तो देखिए, ये यहाँ से यहाँ पर गया है, तो हमें पता करना है इसने कितना हाइट गेन किया है सेंटर ऑफ मास ने। तो सेंटर ऑफ मास ने ये वाला हाइट गेन किया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास सेंटर ऑफ मास जो है जिस रेडियस पे चल रहा है उसका रेडियस स्मॉल d है। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक d है, और d का कंपोनेंट ये वाला दैट इज योर स्मॉल d cos थीटा। मेरे पास यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट गेन कर रहा है, तो वो ये वाली हाइट है, और ये टोटल है d, और ये d cos थीटा। तो कितना हाइट गेन कर गया? d1 माइनस cos थीटा। तो mg d1 माइनस cos ऑफ थीटा। तो देखिए, ये हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहां से हम mv1² d की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ये आ रहा है मेरे पास mv² दैट इज इक्वल्स टू mv1² प्लस 10/7 mg d1 माइनस cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में हम mv1² d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ऐसा करते हैं, mv1² की वैल्यू यहां से एस्टिमेट करके इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं। तो कितना आएगा? mv1² दैट इज इक्वल्स टू mv² माइनस 10/7 mg d1 माइनस cos ऑफ थीटा। तो हम mv1² की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देखिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा, मेरे पास रिलेशन है n इक्वल्स टू mv1² d।
तो एम वी वन स्क्वायर की वैल्यू है एम वी स्क्वायर माइनस 10/7 एम जी डी 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी प्लस एम जी कॉस थीटा। एन की वैल्यू यही है ना, कितना है एम वी वन स्क्वायर बाई डी प्लस एम जी कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर एन के ऊपर हम कंडीशन लगा देते हैं कि हमें पता है कि थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में है। वहां पर जब भी इसका नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा तो उस कंडीशन को हमें देखना होगा। तो देखिए एन 0 कर देते हैं सरफेस लीव करने के लिए, और लीविंग कहां पर होगी, वो पाई बाई 2 से पाई के बीच में कहीं भी हो सकती है। तो यहां से क्या एक्सप्रेशन आएगा, मेरे पास आ रहा है ये एम वी वन स्क्वायर माइनस ऑफ 10/7 एम जी डी प्लस 10/7 एम जी डी कॉस थीटा प्लस एम जी डी कॉस थीटा। एन की वैल्यू हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया सरफेस लीव करने के लिए, और उसके करस्पॉन्डिंग हम पूरा एनालाइज करेंगे। ये v है, v1 नहीं है, तो दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से मेरे पास v की वैल्यू आ रही है दैट इज योर 10/7 जी डी माइनस ऑफ 17/7 जी डी कॉस थीटा का अंडर रूट। मतलब अगर आप इस v स्पीड को प्रोवाइड करें तो वो सरफेस लीव करेगा कहीं ना कहीं, और सरफेस लीव करने के लिए ये v कितना होना चाहिए, तो हमें पता है कि इस थीटा पर कंडीशन है, थीटा है आपका पाई बाई 2 से पाई के बीच में। तो देखिए हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, तो पाई बाई 2 और पाई सब्स्टिट्यूट करते हैं और वैल्यू देखते हैं। तो मेरे पास ये v की वैल्यू आ रही है, v की मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो थीटा हम पाई बाई 2 रखते हैं, कितना आएगा ये अंडर रूट 10/7 जी डी, एंड कॉस थीटा की वैल्यू आप थीटा पाई रखिए तो कॉस थीटा -1 रखने पे ये आएगा प्लस हो जाएगा, दैट इज रूट ओवर 27/7 जी डी। ठीक है, तो इस स्पीड से अगर हम उसको उसके सेंटर ऑफ मास को ये स्पीड प्रोवाइड करते हैं तो वो सरफेस लीव करेगा कहीं ना कहीं पाई बाई 2 से पाई के बीच में, और सरफेस लीव करने की जो कंडीशन है वो नॉर्मल रिएक्शन जहां भी 0 हो जाएगा वो वहीं लीव कर जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन पाई बाई 2 से पाई के बीच में जहां भी 0 हो सकता है उसका करस्पॉन्डिंग लीविंग की कंडीशन बनेगी। इसलिए हमने एंगल जो है वो पाई बाई 2 से पाई तक पूरा यूज किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन कोलिजन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है अ बिलियर्ड टेबल इज ऑफ 15 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। एक बिलियर्ड टेबल है, उसके डायमेंशन आपको प्रोवाइडेड है। A smooth ball of coefficient of restitution 4/9 is projected from a point on the shorter side so as to describe a rectangle and return to the point of projection after rebounding at each of the other 3 cushions। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जैसे ये हमारे पास बिलियर्ड टेबल है, ये 15 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक शॉर्टर साइड के पॉइंट से हम एक स्मूथ बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस पॉइंट से एक स्मूथ बॉल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, तो वो बाकी 1, 2 और 3 कोलिजन परफॉर्म करके वापस यहीं लौट के आ रहा है, और जब वो वापस लौट के आ रहा है तो इसमें जो ये पूरा पाथ आप देख रहे हो ये एक रेक्टेंगल होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है then find the distance of point of projection from the nearest corner and the angle made by the direction of projection from the side from where it is projected। ठीक है, तो जैसे हमने इसको यहां से प्रोजेक्ट किया, मैंने मान लिया कि इसका जो प्रोजेक्शन का एंगल है साइड के साथ, तो ये वाला एंगल लेट्स से ये थीटा है। ठीक है, ये थीटा एंगल है, तो यहां से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, और कॉर्नर से मैंने इसको किसी डिस्टेंस से प्रोजेक्ट किया, मान लेते हैं ये किसी x डिस्टेंस से मैंने प्रोजेक्ट किया। तो अगर ये x है तो यहां से ये डिस्टेंस 15 माइनस x होगा। ठीक है, अब ये पार्टिकल आपका यहां से कोलाइड करेगा
इस जगह पे पहुंचेगा, मतलब यहाँ से चलेगा और यहाँ कोलाइड करके फिर इधर जाएगा। तो ये कोलिजन के बाद ये 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो रेक्टेंगल है उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो देखिए अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो आपको पता है ये नॉर्मल और ये साइड पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा है। तो हमें पता है कि ये एंगल टोटल 90 डिग्री होना चाहिए, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। मतलब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि जब ये यहां पर आके कोलाइड करने वाला है तो बिफोर कोलिजन नॉर्मल के साथ इसका एंगल थीटा बना हुआ है, और आफ्टर कोलिजन जब ये कोलाइड करके जा रहा है तो नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट कोलिजन में तो ऐसा हुआ है। अब देखते हैं सेकंड कोलिजन की क्या कंडीशन है। तो देखिए ये जो आप नॉर्मल देख रहे हो, ये नॉर्मल इस साइड के भी पैरेलल है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो हमारे पास ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है। तो अगर आप यहां नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इस नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा, तो ये थीटा है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि ये वापस जब यहाँ कोलिजन करने के लिए आ रहा है तो बिफोर कोलिजन उसका एंगल जो है वो नॉर्मल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, जैसा कि यहाँ बन रहा था। और रेक्टेंगल का जो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तभी ये टोटल एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट कोलिजन में भी देखिए नॉर्मल से थीटा एंगल पे आया, 90 माइनस थीटा पे गया। सेकंड कोलिजन में भी नॉर्मल से थीटा एंगल पर आया है और 90 माइनस थीटा पे चला गया। अब देखते हैं थर्ड कोलिजन की क्या कंडीशन है। तो देखिए जो थर्ड कोलिजन है उसमें क्या हो रहा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये नॉर्मल और ये साइड पैरेलल है, तो ये आपका ये वाला एंगल, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है। तो ये अगर 90 माइनस थीटा होगा तो नॉर्मल के साथ आप यहाँ एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा आएगा। फिर से इंटरेस्टिंग चीज आ गई कि वापस बिफोर कोलिजन नॉर्मल के साथ वो थीटा एंगल पे आ रहा है, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर 90 माइनस थीटा एंगल पे ही जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और जाके वापस उसको यहाँ पर पहुंचना है। तो ये प्रॉपरली इस तरह से रेक्टेंगल परफॉर्म करता हुआ जा रहा है। तो देखिए ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो आप देख सकते हो ये फिर से यहाँ 90 डिग्री बन गया, थीटा 90 माइनस थीटा और 90 टोटल एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हर कोलिजन में नॉर्मल के साथ जो आने वाला वेलोसिटी है वो एंगल बना रहा है थीटा, और जो जाने वाली वेलोसिटी है वो नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म कर रही है 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग कोलिजन का एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आप वॉल देख रहे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो जब बॉल इससे टकराएगा तो बॉल इस तरह से है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनका कॉमन नॉर्मल है, तो यही लाइन ऑफ इंपैक्ट बनेगा, ये लाइन ऑफ कोलिजन बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आने वाली वेलोसिटी है और जाने वाले वेलोसिटी उनकी डायरेक्शंस क्या है। तो ये किस एंगल पे आ रहा है, तो ये नॉर्मल से अगर हम देखें तो ये नॉर्मल से थीटा एंगल पे आ रहा है, और ये नॉर्मल से इधर 90 माइनस थीटा एंगल पे जा रहा है। तो ये इसका कॉमन नॉर्मल है, यही लाइन ऑफ कोलिजन है। और आपको पता है कि जो लाइन ऑफ कोलिजन है उसके अलोंग हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन अप्लाई करेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड है कि जो बॉल है ना वो स्मूथ है, तो ये बॉल स्मूथ होने का मतलब ये हुआ कि इस बॉल की जो वेलोसिटी है ना अलोंग द टेंजेंट वो चेंज नहीं होगी। तो देखिए आते वक्त वो थीटा एंगल पे आया और जाते वक्त वो 90 माइनस थीटा पर गया है नॉर्मल से। तो यहाँ पर मैं इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट करता हूँ। तो मैंने मान लिया कि आने वाली जो वेलोसिटी है वो स्पीड u है। ठीक है, तो अगर ये स्पीड u है तो इसके अगर हम कंपोनेंट्स करें तो आप देख सकते हैं कि ये स्पीड u है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो मेरा इस u का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ये u cos थीटा, और इधर इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा डेफिनेटली ये u sin थीटा है। ठीक है, इसी तरह से ये इधर v वेलोसिटी से गया है, तो मैंने मान लिया कि ये इधर v वेलोसिटी से गया है, v इसकी स्पीड हो गई,
तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होगा। तो इस v का इधर कंपोनेंट along the tangent, this is your v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में इस v का कंपोनेंट आएगा, दिस इज v sin थीटा। तो v cos थीटा और v sin थीटा आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है, तो यहाँ पर बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन अगर हम इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो फर्स्ट रिलेशन हमारे पास आ रहा है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है फाइनल v cos थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग थी u sin थीटा। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा की वैल्यू देखें तो दिस tan थीटा इज योर v ओवर u। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ चुकी है। ठीक है। दूसरा, जब हम कोलिजन का एस्पेक्ट अप्लाई करेंगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन क्या कहता है कि E की वैल्यू कितनी होती है? E हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एंड दैट E इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along line of collision upon velocity of approach along line of collision। ठीक है। तो E जो है वो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, दैट इज 4/9, और E की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो देखिए सेपरेशन कब होता है? कोलिजन के बाद। तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, तो कोलिजन के बाद ये जा रहा है किस वेलोसिटी से? v sin थीटा। दूसरा सरफेस तो रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? v sin थीटा। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग किस स्पीड से आ रहा है? दैट इज u cos थीटा। तो फ्रॉम हियर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ E, दैट इज इक्वल्स टू v by u tan थीटा। ओके। और मेरे पास यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? v अपॉन u के इक्वल है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं v अपॉन u की वैल्यू। तो tan स्क्वायर थीटा मेरे पास आएगा E इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। दैट इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज रूट ओवर E। ओके। तो क्वेश्चन में आपको E की वैल्यू कितनी प्रोवाइडेड है? देखिए क्वेश्चन में आपको E की वैल्यू 4/9 प्रोवाइडेड है। ठीक है। तो मेरे पास tan थीटा रूट E आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ tan थीटा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 4/9, दैट इज योर tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2/3। ये आ गया। तो एक तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि जिस शॉर्टर साइड से हमने फेंका है उसमें हमने उस साइड के साथ कितना एंगल बनाकर इसको थ्रो किया है? थीटा इज tan इनवर्स 2/3। अब नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या एस्टिमेट करके बताना है कि ये डिस्टेंस जो नियरेस्ट कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस है। तो देखिए ये डिस्टेंस अगर x है तो मैंने मान लिया कि लेट से ये y है। तो सबसे पहले यहां से मेरे पास देखिए tan थीटा किसके इक्वल आ रहा है? ये जो tan थीटा है ये y अपॉन x आ रहा है, तो ये tan थीटा की वैल्यू मेरे पास है y by x, that is equals to 2/3। that will give you the value of y equals to 2/3x। एक रिलेशन तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, यहां से इस तरह से जो सिचुएशन आप देख रहे हैं तो उसमें आप देखिए ये वाला एंगल थीटा है और करस्पॉन्डिंगली ये एंगल आपने देखा 90 माइनस थीटा है ना, ये तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा हमारे पास। तो ये एंगल थीटा है, तो आप देखिए ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बिल्कुल सिमेट्रिक रहेगा। तो यहाँ पर ये y है, ये x है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो मेरा ये डिस्टेंस x होना चाहिए और ये डिस्टेंस y होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट आइडेंटिकल होगा, ये पार्ट आइडेंटिकल होगा। ठीक है। दूसरा आप देखिए ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल थीटा होगा। तो ये हाइट कितनी है? टोटल 20, ये y है, तो दिस डिस्टेंस इज 20 माइनस y। कितना? यहां से लेके यहां तक ये हाइट है 20 माइनस y। अब क्योंकि मैंने बता दिया कि ये x के इक्वल है तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस 15 माइनस x होगी। तो मेरे पास tan थीटा की एक और वैल्यू आ रही है, देखिए यहां से tan थीटा कितना आ रहा है? tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू योर 15 माइनस x अपॉन 20 माइनस y। तो tan थीटा की एक और वैल्यू आ गई,
15 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस वाई। टेन थीटा कितना है हमारे पास? टेन थीटा मेरे पास आया है 2/3। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज योर 45 माइनस 3x दैट इज इक्वल्स टू 40 माइनस 2y। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो मेरे पास आ रहा है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। एक इक्वेशन और आ गई, एक पहले हम एस्टिमेट कर चुके हैं y इक्वल्स टू 2x/3। तो y इक्वल्स टू 2x/3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, कितना आएगा? 3x माइनस ऑफ 2y की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 2x/3 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखिए सिंप्लीफाई करने पे, ये आ रहा है मेरे पास 3x दैट इज 5x/3 that is equals to 5, hence the value of x equals to 3 सेंटीमीटर। तो x आपके पास एस्टिमेट हो गया, आपने इसको कहां से प्रोजेक्ट किया था। तो देखिए यहाँ पर ये x कितना है, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली ये 15 माइनस x कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। तो यही वाला कॉर्नर जो है वो नियरेस्ट कॉर्नर है, तो शॉर्टर साइड पे आपने जहां से फेंका था उसका नियरेस्ट कॉर्नर से डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। तो एक एंगल हमें बताना था, वो हम एस्टिमेट कर चुके हैं, और नियरेस्ट कॉर्नर से डिस्टेंस वो कितनी है? दैट इज 3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 18। ये रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रोवाइडेड है कि एक 20 किलोग्राम का कैबिनेट है दैट इज माउंटेड ऑन द स्मॉल कास्टर्स एंड अलाउ इट टू मूव फ्रीली ऑन द फ्लोर, है ना। फ्लोर आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि ये फ्रिक्शनलेस है। तो कह रहा है इफ अ 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड आल्सो एज शोन, डिटरमाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ h फॉर व्हिच द कैबिनेट विल नॉट टिप। पहले तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दो बातें नहीं लिखी हुई है, एक तो जो कास्टर्स हैं वो सिमेट्रिकली लगाए गए हैं, और दूसरा जो हमारा कैबिनेट है वो भी सिमेट्रिक है, मतलब जो इसका सेंटर आप देख रहे हो ना, सेंटर ऑफ मास, वो बीच में है कहीं पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास आपको प्रोवाइडेड है, कहां पर है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर है? हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F प्रोवाइड किया है, ये 100 न्यूटन का है, किसी h हाइट पे प्रोवाइड किया है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास 0.9 मीटर की हाइट पे है, और कास्टर्स के बीच के डिस्टेंस 0.6 मीटर है, और कास्टर्स के ठीक बीच में ये ऊपर उठेंगे, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। तो हमने जब इसको फोर्स अप्लाई किया, तो ये आपसे कह रहा है कि ये जो कैबिनेट है ये टिप नहीं करना चाहिए। जैसे आप यहां से धक्का दोगे तो ये ऐसे हो सकता है कि ये ऐसे टिप कर जाए या ऐसे टिप कर जाए, मतलब या तो ये यहां से उठ जाए या यहां से उठ जाए, ये सिचुएशन हो सकती है। तो हमें ये बताना है कि हम किस हाइट पर फोर्स लगाएं कि ये टिप ना करे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इस पूरे अरेंजमेंट को इक्विलिब्रियम में लेके जाना है, ऐसे ही लेके जाना है, ये पूरा ट्रांसलेट होना चाहिए, ये ऐसे या ऐसे टिप ना करे, ठीक है, ऐसे ही ये बिल्कुल स्टेबल होके चलता रहे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जब आपने इसको F फोर्स अप्लाई किया है और सरफेस स्मूथ है, तो पहले मैं इसका FBD बना देता हूं। तो मैंने मान लिया कि ये जो पीछे वाला व्हील है इस पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है कुछ N1, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है N2, और सरफेस स्मूथ है तो यहाँ कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपने H हाइट पर F फोर्स अप्लाई किया है, ये F फोर्स 100 न्यूटन का है। इसका अगर मास M हम मान लें जो कि प्रोवाइडेड है 20 किलोग्राम, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg एक्ट करेगा। M की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है दैट इज 20 किलोग्राम। सरफेस स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए ये सिस्टम इस तरह से जा रहा है सिंपली। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इसके जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास कितना आएगा वो, तो हमें पता है समेशन F एक्सटर्नल दैट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू AC। तो यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ मास जो है वो वर्टिकल में तो इक्विलिब्रियम में है और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ ये F जो है वो 100 न्यूटन का है, तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में F है दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन आ रहा है दैट एक्सेलरेशन इज योर F by
m। आप चाहो तो इसकी वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हो ये कितना है, ठीक है। तो मेरे पास इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ चुका है एंड दैट एक्सेलरेशन इज f by m। अगर हम बात करें कि सेंटर ऑफ मास वर्टिकल में इक्विलिब्रियम में है तो एक्सटर्नल फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में n1 n2 ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ। तो हमारे पास अगला रिलेशन आता है n1 प्लस n2 इक्वल्स टू mg। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये 1 है। अब देखिए पूरा सिस्टम इस तरह से इक्विलिब्रियम में चलना चाहिए। तो आपको पता है ना कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए n1 n2 की कितनी वैल्यूज लग रही हैं, पहले मैं उसको एस्टिमेट करता हूं। और स्टूडेंट सबको ये बात पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हम एक्यूरेट डायरेक्शन में शो करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फिजिबल है लेकिन लेस देन 0 फिजिबल नहीं है। अगर लेस देन 0 की आप बात करते हो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर रहा है जबकि वो फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमारे पास रिलेशन होना चाहिए, एक तो n1 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और n2 भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स इक्विलिब्रिया के लिए इक्वल टू 0 फिजिबल है कि जस्ट यहाँ पर या यहाँ पर n 0 हुआ है, लेकिन अगर ये लेस देन 0 होंगे तो उसका मतलब होगा कि इक्विलिब्रिया मेंटेन करने के लिए इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होनी चाहिए जो फिजिबल नहीं है। 0 फिजिबल है लेकिन लेस देन 0 फिजिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर n1 n2 एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो n1 n2 एस्टिमेट करने के लिए आप ये देखिए कि ये सिस्टम इस तरह से ट्रांसलेट कर रहा है। तो अगर हम इस पे कोई भी एक्सिस इस तरीके का एज्यूम कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी एक्सिस या कोई भी पॉइंट हम इस रिजिड बॉडी के ऊपर एज्यूम कर लेते हैं, तो ये पूरा सिस्टम क्योंकि ट्रांसलेट कर रहा है तो उसके ऊपर अगर आप कोई भी एक्सिस ले लोगे तो वहां से ये रिजिड बॉडी जो है वो इक्विलिब्रिया में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं यहां से बात करता हूं जहां पर कास्टर है, कास्टर का ये कांटेक्ट पॉइंट है, हम यहाँ पर इस बॉडी पे चलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर जाकर एनालाइज करूंगा तो ये पूरा सिस्टम ग्राउंड में तो ऐसे ट्रांसलेट कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाके एनालाइज करूंगा इस एक्सिस पे तो ये एक्सिस भी साथ साथ जा रहा है और ये सिस्टम भी पूरा साथ साथ जा रहा है। तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। लेकिन जिस एक्सिस की हम बात कर रहे हैं वो एक एक्सेलरेटेड एक्सिस है और वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो वहां से अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रिया की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। तो यहां से आप जब भी टॉर्क बैलेंस की इक्वेशंस लिखोगे तो उसमें स्यूडो फोर्स के टॉर्क को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर ये मान लीजिए कास्टर ए और ये बी, तो ए का जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है हम कास्टर पे जाकर हम इक्विलिब्रिया लिखेंगे, ठीक है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू ए डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू ए क्या रिलेशन होगा, विद रिस्पेक्ट टू ए कास्टर, यानी हम यहां बैठ गए। तो मुझे बताइए पूरा सिस्टम ट्रांसलेट कर रहा है तो ये वाला एक्सिस भी किस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले स्यूडो फोर्स दिखाना चाहिए, तो इसका एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ है, तो स्यूडो फोर्स जो होगा वो मास ऑफ द बॉडी और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है और डायरेक्शन जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट होता है। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगा और उसकी वैल्यू m इंटू ए होगी, ठीक है। ये स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा इसको मैंने सेंटर ऑफ मास पे क्यों लगाया है कि जब भी हम स्यूडो फोर्स की वजह से टॉर्क एस्टिमेट करते हैं तो उसको हम सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करते हैं स्यूडो फोर्स को टॉर्क लिखने के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने इसको कहां पर अप्लाई किया है, सेंटर ऑफ मास पे। तो देखिए स्यूडो फोर्स m है, पीछे की तरफ लग रहा है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू कास्टर ए अगर हम बात करें समेशन टॉर्क 0 की, तो चलिए हम यहां से बैलेंस करते हैं। तो देखिए यहां से सबसे पहली बात n1 का टॉर्क तो 0 है क्योंकि वो यहीं से पास कर रहा है, n1 का r 0 है तो इसके ऊपर टॉर्क भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस एक्सिस के अबाउट एक तो n2 के टॉर्क की बात करते हैं। तो n2 का टॉर्क कितना है, देखिए n2 का टॉर्क होगा n2 इंटू n2 की आर्म, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है और जहां से आप टॉर्क लिख रहे हो उससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.6 मीटर है, तो दिस इज 0.6 n2 इंटू 0.6। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या है, तो r और f ऊपर है, r क्रॉस f आउटवर्ड, तो मैंने आउटवर्ड जो है उसको पॉजिटिव मान लिया, ठीक है, आउटवर्ड टॉर्क।
तो N2 के ये रिलेशन, N2 का टॉर्क ये आ गया मेरे पास। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा। अगर हम इधर बात करें स्यूडो फोर्स का टॉर्क, तो स्यूडो फोर्स का टॉर्क ma और ये हाइट कितनी है 0.9, तो देखिए इसका टॉर्क होगा ma इंटू, यहां से लिख रहे हो ना आप, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये इसकी आर्म बनेगी, तो ma इंटू 0.9 एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन देखिए r और f, r क्रॉस f आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड है तो N2 का टॉर्क भी आउटवर्ड था, स्यूडो फोर्स का टॉर्क भी आउटवर्ड है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो mg है उसका टॉर्क कितना आएगा, तो mg इंटू mg की आर्म कितनी है, तो mg का लाइन ऑफ एक्शन ये है, बीचों बीच जाएगा, तो यहां से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं ये इसकी आर्म आएगी, तो मिडल में है तो ये 0.3 होगा, तो mg इंटू 0.3 प्लस इसकी डायरेक्शन क्या आएगी जरा देखते हैं, तो r ये होगा, r और f नीचे है, तो r क्रॉस f ये इनवर्ड जाएगा, तो ये टॉर्क हमारा आउटवर्ड नहीं है इनवर्ड है, तो हमने इसका साइन चेंज कर दिया, ये दोनों आउटवर्ड है इसलिए प्लस में, ये इनवर्ड है तो माइनस में, प्लस ये f का टॉर्क, तो f देखिए f जो है उसका जो आर्म हम यहां से चेक करेंगे तो उसका भी लाइन ऑफ एक्शन यही है, ये वाला देखिए ये f का, तो यहां से इसकी जो हाइट आएगी ये आर्म आएगी h के इक्वल, तो कितना टॉर्क आएगा f इंटू h, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है देखिए, तो डायरेक्शन ऐसे है, r फोर्स ऐसे लग रहा है r है ना, तो r हमारा इस तरह से जाएगा और f इस तरफ है हॉरिजॉन्टल में राइट में, तो r क्रॉस f ये इनवर्ट जाएगा, तो ये हमारा टॉर्क इनवर्ड है इसलिए हम यहाँ माइनस साइन अप्लाई करेंगे क्योंकि हमने आउटवर्ड पॉजिटिव माना है। तो अगर हम यहाँ पर टॉर्क बैलेंसिंग की इक्वेशन देखें तो ये हमारे पास है N2 का टॉर्क आउटवर्ड है, स्यूडो फोर्स का टॉर्क आउटवर्ड है, mg का टॉर्क इनवर्ड है और इस f का टॉर्क भी इनवर्ड है, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस इक्विलिब्रिया के लिए N2 कितना है, उसके बाद फिर हम एनालाइज करेंगे कि सिचुएशन क्या है। तो देखिए मेरे पास N2 इंटू 0.6 प्लस ma की वैल्यू कितनी है, m इंटू a की वैल्यू f के इक्वल है, तो ये आएगा आपके पास f इंटू 0.9 माइनस mg इंटू 0.3, mg इंटू 0.3 माइनस f इंटू h दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, N2 की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं। N2 इंटू 0.6 प्लस f की वैल्यू 100 है, तो 100 इंटू 0.9 दैट इज 90 माइनस ऑफ m की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है दैट इज 20 किलोग्राम, तो 20 इंटू 10 दैट इज 200 इंटू 0.3 माइनस ऑफ 100h दैट इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास यहां से N2 इंटू 0.6 दैट इज इक्वल्स टू 100h, और इनको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ रहा है 60, तो ये 90 दैट इज माइनस ऑफ 30। ठीक है, तो यहां से मेरे पास N2 एस्टिमेट हो रहा है दैट इज 100h माइनस ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 0.6। ओके, तो आपको पता चल गया कि N2 की वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड होगी अलग अलग हाइट के करस्पॉन्डिंग। अब क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आप हाइट अलग अलग चेंज कर सकते हो लेकिन इक्विलिब्रिया मेंटेन रहना चाहिए, और मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रिया के लिए क्या जरूरी है कि ये N2 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, N2 लेस देन 0 फिजिबल नहीं है। क्यों लेस देन 0 फिजिबल नहीं है, लेस देन 0 का मतलब जिस N2 को आपने ऊपर माना है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा हो, तो नीचे की तरफ एक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि N2 जो है नॉर्मल रिएक्शन तो कॉमन नॉर्मल पे अवे की तरफ ही लगता है, तो N2 लेस देन 0 फिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर इस इक्विलिब्रिया को मेंटेन करने के लिए हमारा जो N2 है वो भी फिजिबल रेंज में होना चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग N2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं ये वैल्यू, योर
100h minus 30 upon 0.6 is your greater than equal to 0. तो यहां से आपके पास सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है the value of h is greater than equal to 0.3. ओके, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि h जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3 मीटर होना चाहिए. तो ये कंडीशन पॉसिबल है कि n2 हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा. n2 ग्रेटर देन 0 का मतलब आप समझते हो, n2 मैंने राइट वाले में माना था. ठीक है, तो राइट वाला जो है वो कभी भी, जो राइट वाला कास्टर है वो ग्राउंड को कभी भी नहीं छोड़ेगा. ठीक है, यानी ये आगे से कभी भी नहीं उठेगा. उसकी कंडीशंस तो आ गई है. अब दूसरा n1 के लिए भी बात कर लेते हैं कि अगर n1 मान लीजिए ये पीछे से उड़ जाए तो क्या होगा. तो उस कंडीशन को भी हम डिनाई कर देते हैं. तो अब हम n1 एस्टिमेट करेंगे. तो आपके पास ऊपर एक रिलेशन था कि n1 प्लस n2 mg के इक्वल है. तो मेरे पास n1 प्लस n2 mg के इक्वल है और m की वैल्यू 20 किलोग्राम है. तो ये आपका 200 न्यूटन आ जाएगा. ठीक है, 200 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग n1 कितना है, n1 इक्वल्स टू 200 माइनस ऑफ n2. तो यहाँ हम वैल्यू रखते हैं तो कितना आ रहा है, n1 दैट इज इक्वल्स टू 200 माइनस ऑफ n2. n2 आया है आपके पास 100h माइनस ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 0.6. तो n1 की क्या वैल्यूज चाहिए इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए. n1 इक्वल्स टू दैट इज योर 120 प्लस 30 दैट इज 150 माइनस ऑफ 100h डिवाइडेड बाय 0.6. तो यहां पर भी वही कंडीशन कि अगर आपको क्या चाहिए, n1 की फिजिबल वैल्यूज चाहिए, तो n1 भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब n1 नीचे की तरफ आ जाए, वो फिजिबल ही नहीं है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पीछे वाला कास्टर है वो भी उठ जाएगा ग्राउंड से, तो फिर टिप कर जाएगा. तो इस कंडीशन को देखते हैं, n1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए क्या जरूरी है. तो ये आएगा 150 माइनस ऑफ 100h डिवाइडेड बाय 0.6 दैट इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास आ रहा है h लेस देन इक्वल टू 1.5 मीटर. तो मेरे पास h कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू 1.5 मीटर. यानी जो आप हम अलग अलग हाइट की बात कर रहे हैं ना, अगर h की वैल्यू 1.5 मीटर से ज्यादा हो गई तो पीछे वाला पहिया उठ जाएगा, और अगर h की वैल्यू 0.3 मीटर से कम हो गई तो जो फ्रंट वाला व्हील है वो आगे से उठ जाएगा. ठीक है, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चलाइए. तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है देखिए. तो फॉर नॉट टू टिप और नॉट टिपिंग क्या रिलेशन आ रहा है मेरे पास, h की वैल्यूज आ रही हैं, h लाई करना चाहिए 0.3 मीटर से 1.5 मीटर के बीच में इसको रखना पड़ेगा. अगर आपने इस रेंज में फोर्स F को अप्लाई किया तब तो ये दोनों कास्टर्स जमीन पे रहेंगे. इवन अगर इक्वल टू की अगर हम बात करें तो जस्ट 0 होगा नॉर्मल रिएक्शन, बट बैलेंसिंग रहेगी. लेकिन लेस देन 0 नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू का मतलब है उनको डायरेक्शन बदल लेना है, वो फिजिबल नहीं हो पाएगा. तो इस रेंज में अगर आप फोर्स लगाएंगे तो दोनों कास्टर्स जमीन पे टच करके चलते रहेंगे. ठीक है, अगर आप 0.3 मीटर से कम पर अप्लाई करेंगे तो आगे वाला कास्टर उठ जाएगा, और अगर आप 1.5 मीटर से ज्यादा पर अप्लाई करेंगे तो पीछे वाला कास्टर उठ जाएगा और इसकी टिपिंग हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 19. ये क्वेश्चन एनएलएम फ्रिक्शन का क्वेश्चन है. इसमें आपसे कहा गया है कि देयर आर टू प्लेटफॉर्म, दोज आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर, और इस पर हमने एक यूनिफॉर्म रोप है, ये है ना, यूनिफॉर्म रोप है, उसको हमने इस तरह से रखा हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द रोप हैज द यूनिफॉर्म मास डेंसिटी एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद द प्लेटफॉर्म इज 1. मतलब यहाँ पर जो सरफेस रफ है उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको क्वेश्चन में 1 प्रोवाइडेड है. तो ये दोनों सिमेट्रिक आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है, और क्वेश्चन में आपसे कहा है कि सिमेट्रिक मैनर में हमने रोप को इस तरह से रखा हुआ है इक्विलिब्रियम में.
तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल फ्रैक्शन ऑफ द रोप दैट डज नॉट टच द प्लेटफॉर्म। जैसे देखिए आप क्वेश्चन में कुछ पार्ट टच कर रहा है रोप का और कुछ पार्ट टच नहीं कर रहा है, तो आपको बताना है कि ये जो हमारा अनटच्ड पार्ट है उसका लार्जेस्ट फ्रैक्शन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ये हमारे पास डायग्राम है, इस क्वेश्चन में ये रोप टच कर रहा है, दोनों इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल पे है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस एंटायर रोप के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो देखिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो हमारे पास ये जो यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, ये पार्ट टच कर रहा है और ये पार्ट टच कर रहा है, क्योंकि पूरा पार्ट हमने सिमेट्रिकली रखा है, तो जितना फोर्स यहां से आएगा उतना ही फोर्स इधर से भी आएगा। तो सबसे पहली बात, यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, मैंने मान लिया कि ये n है। ठीक है, इसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन इधर भी n एक्ट करेगा, क्योंकि पूरा जो है ये सिमेट्रिक है सिस्टम। ओके, साथ के साथ यहाँ से जो कांटेक्ट फोर्स है उसका जो कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन, वो हमने आपको बता दिया, और सरफेस रफ है तो यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन भी अवेलेबल हो रहा होगा, तो हमने माना कि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन F एक्ट कर रहा है। ये F पूरा जितना पार्ट टच कर रहा है उस पे ये F एक्ट कर रहा है, उसी तरह से इस तरफ भी फ्रिक्शन F एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट्स हो गए, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो हमारा रोप है इसका टोटल वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, तो इसका जो टोटल वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में मैंने क्या एज्यूम किया कि मैंने मान लिया कि L जो है ना वो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप, और इसमें से इधर कुछ पार्ट टच कर रहा है और इधर कुछ पार्ट टच कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि x इज द टच्ड लेंथ। ठीक है, तो जैसे यहां से अगर हम देखें तो ये टच कर रहा है और इधर भी ये पार्ट टच कर रहा है, तो इधर x/2 लेंथ टच कर रहा है, इधर भी x/2, क्योंकि मैंने टोटल x लेंथ को माना है जो टच कर रहा है। और जो अनटच्ड पार्ट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसकी लेंथ L-x होगी, तो मेरे पास L-x जो है वो नॉट टचिंग पार्ट है। हमें ना L-x की मैक्सिमम वैल्यू एस्टिमेट करनी है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास मैक्सिमम फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका इक्विलिब्रिया जब हम डिसाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग फोर्सेस के कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो देखिए जो फ्रिक्शन है ये इधर हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, और इसका वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट आएगा F sin थीटा। सिमिलरली आपके पास इस फ्रिक्शन के भी इधर कंपोनेंट ये F cos थीटा और ऊपर की तरफ F sin थीटा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना एंगल बना रहा है, तो इधर ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा आएगा। तो n का जो वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट जाने वाला है दैट इज n cos ऑफ थीटा, और जो लेफ्ट साइड में आएगा वो आएगा n sin थीटा। सिमिलर वे में इधर भी नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट है दैट इज n cos थीटा, और इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा। तो स्टूडेंट्स आप एक चीज देखिए, हॉरिजॉन्टल में तो नेट फोर्स बैलेंस है, n sin थीटा को कैंसिल कर रहा है, F cos थीटा को कैंसिल आउट कर देगा, तो हॉरिजॉन्टल में तो नेट फोर्स 0 ही है। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ F sin थीटा, और ऊपर की तरफ n cos थीटा। तो इन अपवर्ड डायरेक्शन अगर हम वर्टिकल में इक्विलिब्रियम की बात करें तो अपवर्ड डायरेक्शन के नेट फोर्स हैं दैट इज 2F sin थीटा प्लस 2n cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू mg। ये टोटल वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg एक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये जो रोप है वो यूनिफॉर्म है, तो उसकी यूनिफॉर्मिटी हम एज्यूम कर लेते हैं लैम्डा। लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ अगर लैम्डा है तो हमारे पास इसका m कितना आएगा, टोटल मास m जो आएगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू l, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर और सॉल्व करते हैं। तो दैट इज योर 2f sin थीटा प्लस 2n cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg होगा लैम्डा l g, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 हमने m की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एस्टिमेट करेंगे, फिर देखेंगे कि जो फ्रिक्शन है उस पर क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो हम यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन एस्टिमेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, देखिए हमारे पास जो ये इंक्लाइंड प्लेन है उसमें आपने देखा है कितना पोर्शन टच कर रहा है, यहाँ पर ये x/2 लेंथ टच कर रहा है। तो ये जो पार्ट है x/2 लेंथ का ये टच कर रहा है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की एफबीडी बनाऊं तो यहाँ पर टेंशन ऐसे एक्ट कर रहा होगा कुछ T डैश, ओके। अब इसके ऊपर सारे फोर्सेस पहले बनाते हैं। तो देखिए इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो वेट डाउनवर्ड है। इसका वेट कितना होगा, इसका मास कितना है लैम्डा इंटू x/2, क्योंकि इसकी लेंथ x/2 है, तो ये तो हुआ मास इंटू g, तो ये हमारे पास इसका वेट एक्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है n, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ओके। और इधर ये T डैश एक्ट कर रहा है कुछ टेंशन। तो हम लोग इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इधर देखें तो ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। तो वेट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, दैट इज लैम्डा x/2 g cos ऑफ थीटा, ठीक है। और इसका इधर भी आप कंपोनेंट बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, दैट इज लैम्डा x/2 g sin थीटा, है ना। अब हम इस छोटे से पार्ट का अगर इक्विलिब्रिया देखें तो इधर भी नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए, इधर भी नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो इधर वाला फोर्स की इक्वेशन में T डैश और लैम्डा x/2 g sin थीटा इक्वल्स टू f आ जाएगा। और इधर अगर हम परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन बात करें तो हमारे पास इस इक्विलिब्रिया को एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास n की वैल्यू होनी चाहिए लैम्डा x/2 g cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई है। मैं एक बार इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके पहले हम फ्रिक्शन की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर वैल्यू रखने पे 2 टाइम्स ऑफ f sin थीटा प्लस 2 cos ऑफ थीटा इंटू n की वैल्यू हमारे पास है लैम्डा x/2 g cos थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा l g, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ से हम फ्रिक्शन की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं। तो देखिए क्या आएगा इसको सॉल्व करने पे, आएगा 2f sin थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा l g माइनस ऑफ लैम्डा x g इंटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। और यहां से अगर हम फ्रिक्शन एस्टिमेट करें देन आई विल गेट द वैल्यू लैम्डा gl माइनस gx cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा, ओके। तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एंगल पे जो हमारे पास फ्रिक्शन है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू इस पर्टिकुलर एंगल पे ये होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन को आपने रीड किया होगा तो आपने देखा है कि उसमें जो क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जो थीटा है वो आपको वेरिएबल लेना है और आपको जो अनटच पार्ट है उसकी लार्जेस्ट वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, जिसके लिए आप थीटा भी वेरिएबल ले सकते हो। तो किसी पर्टिकुलर थीटा पर हमने ये एनालाइज कर लिया।
तो स्टूडेंट्स अब आप ये देखिए, आपको पता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर स्लिपिंग नहीं हुई है। स्लिपिंग नहीं होने का मतलब है कि जो वहां पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो फिर वहां पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, एंड दिस रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन। क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड है म्यू की वैल्यू 1, तो हमारे पास f लेस देन इक्वल टू f कितना है, लैम्डा इंटू जीएल माइनस ऑफ gx cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा, दैट इज योर लेस देन इक्वल टू म्यू की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू हमने एस्टिमेट किया है लैम्डा x/2 g cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा से लैम्डा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आ रहा है मेरे पास, लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए GL माइनस GX cos स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू दैट इज योर XG sin थीटा cos थीटा। तो यहां से आप G भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, G कैंसिल आउट हो गया। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से x की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, तो हमारे पास x आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू l। किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन है, और वहां से हम x लेंथ एस्टिमेट कर पा रहे हैं कि x पे क्या रिलेशन आने वाला है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर थीटा पर x की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए हमारे पास, तो किसी पर्टिकुलर थीटा पर x की वैल्यू आ रही है, x इज योर ग्रेटर देन इक्वल टू दैट इज l अपॉन, ये साइन थीटा कॉस थीटा है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको मैं कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो देखिए यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ रही है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 अपॉन साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये x आ गया। अच्छा, आपको पता है ये x क्या है, x वो लेंथ है जो टच कर रहा है, और अनटच्ड लेंथ क्या है, वो है l माइनस एक्स। तो अगर हम टच्ड पार्ट का फ्रैक्शन देखें, तो टच्ड फ्रैक्शन कितना होगा, x बाई एल, क्योंकि x उसकी टच्ड लेंथ है और टोटल लेंथ l है, तो x बाई एल आएगा। तो देखिए x बाई एल किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अपॉन साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1, ये हमारे पास x बाई एल की वैल्यू है किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे। तो एक बात बताइए, हमारे पास अगर हम किसी पर्टिकुलर एंगल पे बात करें, तो हमारे पास x बाई एल की मिनिमम वैल्यू कितनी है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो x बाई एल की मिनिमम वैल्यू किसी भी एंगल पर कितनी है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब इससे या इससे ज्यादा, तो मिनिमम वैल्यू ये हुई, तो कितनी आएगी 2 अपॉन साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1। ये वो वैल्यू है जो किसी पर्टिकुलर थीटा पर x बाई एल की मिनिमम वैल्यू है। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आप थीटा को वेरिएबल ले सकते हैं अलग अलग एंगल के करस्पॉन्डिंग, लेकिन हमें अनटच्ड पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो ये टच्ड पार्ट की मिनिमम वैल्यू है किसी पर्टिकुलर थीटा पे। तो आप ये देख सकते हो स्टूडेंट्स कि थीटा के वेरिएबिलिटी के करस्पॉन्डिंग अगर हम इस क्वांटिटी को मैक्सिमम ले लेते हैं किसी पर्टिकुलर थीटा पर, तो ये मैक्सिमम है, और थीटा के वेरिएशन के साथ ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो आपको पता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे √2 है, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट 1 है।
तो अगर हम इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं तो हमारे पास x/l की जो मिनिमम है वो उसकी भी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। देखिए पहले तो किसी पर्टिकुलर थीटा पर x/l हमने मिनिमम निकाल लिया, उसके बाद थीटा को अलग अलग करके और उसकी भी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो हमने यहाँ पर एस्टिमेट कर लिया कि इसकी मैक्स वैल्यू √2 होती है। तो x/l का मिनिमम मतलब सबसे कम अगर x/l कहीं पर आएगा तो वो हमारे पास तब आएगा जब ये क्वांटिटी √2 होगी, और यहां से आएगा 2/√2 + 1। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो मिनिमम आया है वो टच्ड पार्ट के लिए आया है। टच्ड पार्ट का मिनिमम फ्रैक्शन इतना हो सकता है। तो अगर हमें अनटच्ड पार्ट की बात करें तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर टच्ड पार्ट की मिनिमम वैल्यू आपके पास आ गई है तो अनटच्ड पार्ट की आपके पास मैक्सिमम फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो अनटच्ड पार्ट का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, वो फ्रैक्शन होगा आपके पास L - x अनटच्ड लेंथ अपॉन L। तो दैट इज योर 1 - x/L। अगर मैं इस फ्रैक्शन को थोड़ी देर के लिए FR बोल देता हूं तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू अनटच्ड पार्ट का फ्रैक्शन है हमारे पास 1 - x/L। और इस फ्रैक्शन की अगर मुझे मैक्स वैल्यू चाहिए तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 - x/L, x/L की मिनिमम। तो किसी पर्टिकुलर थीटा पर तो ये मिनिमम है और थीटा को चेंज करने के बाद सबसे मिनिमम ये है, तो सबसे ज्यादा ये कितना होगा आप यहां से एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हम इस x/L की मिनिमम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और आपके पास इस फ्रैक्शन की मैक्स वैल्यू आ रही है 1 - x/L की मिनिमम वैल्यू दैट इज 2/√2 + 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये फ्रैक्शन आ रहा है आपके पास √2 - 1/√2 + 1। ठीक है, आप चाहो तो इसका आंसर यहाँ से रैशनलाइज करके भी एस्टिमेट कर सकते हो। तो ये वैल्यू फाइनली आ रही है √2 - 1/√2 + 1 into √2 - 1/√2 - 1। अब तो ये सिंप्लीफाई करने वाली बात है, आंसर ये आ गया। मैक्सिमम फ्रैक्शन इतना होगा क्योंकि आपने जो टच्ड पार्ट है उसका मिनिमम से मिनिमम निकाल लिया, तो अनटच्ड पार्ट का मैक्सिमम टू मैक्सिमम आ जाएगा। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन आ रहा है दैट इज √2 - 1 का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस वैल्यू इज 3 - 2√2। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट h हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स अ वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल है, ये v/4 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और इधर हमारे पास जो पार्टिकल है उसको हमने h हाइट ऊपर से v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द पार्टिकल रिटर्न्स टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब आपने जहां से उसको प्रोजेक्ट किया है वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है आफ्टर टू इलास्टिक कोलिजन, वन विद द वर्टिकल वॉल एंड अनदर विद द ग्राउंड। तो एक वर्टिकल वॉल और ग्राउंड से इलास्टिक कोलिजन के बाद ये वापस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड इनिशियल सेपरेशन x बिटवीन द पार्टिकल एंड द वॉल। ठीक है, तो आपको ऑल द सर्फेसेस स्मूथ प्रोवाइडेड है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि यहां से आपने इसको v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया और ये वॉल v/4 से आगे जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब ये आगे जा रहा है तो पहले वॉल से कोलिजन होगा। तो देखिए इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन आपको x दिया गया है और हमें ये x एस्टिमेट भी करना है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको थ्रो करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ रहा होगा, तो जो वॉल से कोलिजन होने वाला है वो यहां से इस जगह से थोड़ा कहीं आगे जाके होगा कोलाइड। तो मैंने मान लिया कि ये वो लोकेशन है जहां पर इसका वॉल के साथ कोलिजन हो रहा है। मैंने इसको इनिशियल डिस्टेंस से y डिस्टेंस आगे मान लिया। ठीक है, तो देखिए जो आपका पार्टिकल है वो यहां से उड़ता हुआ आएगा और ये वॉल से कोलाइड करेगा। तो देखिए जब वॉल से कोलिजन हो रहा होगा उस टाइम पर अगर हम इस पार्टिकल की वेलोसिटी एस्टिमेट करें तो देखिए जो पार्टिकल है
क्योंकि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और आपको पता है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जी होगा, ठीक है ना। तो वर्टिकली डाउनवर्ड जी होने का मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक आने में इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी जी एक्सेलरेशन से। तो यहां पर इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो v ही रहेगी, लेकिन y डायरेक्शन की वेलोसिटी कुछ मैंने v y एज्यूम कर लिया, ठीक है, यहां से यहां तक आने में। अच्छा, यहाँ पे जब कोलिजन होगा तो उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो इस समय पर आपको पता है कि जो वॉल है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v/4 और पार्टिकल की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है। तो सबसे पहले अगर हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट चेक करें तो ये वॉल है और ये बॉल है और इनका कॉमन नॉर्मल ये होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं यही इनका लाइन ऑफ कोलिजन है। तो आपको पता है ना कि वॉल बहुत हैवी है, तो कोलिजन के बिफोर और कोलिजन के आफ्टर इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी होगी। तो बिफोर कोलिजन आप देखिए आपका वॉल जा रहा है v/4 से, बॉल की लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी v है। आफ्टर कोलिजन वॉल तो आपका v/4 से ही जा रहा है और मैंने मान लिया है कि जो हमारा पार्टिकल है उसकी कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 है, ठीक है, टकराने के बाद। और ये कोलिजन किस तरीके का है, इलास्टिक कोलिजन है। तो हम लोग इलास्टिक कोलिजन की इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास जो E है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन, ये लाइन ऑफ कोलिजन है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन। तो देखिए कोलिजन आपका इलास्टिक है तो E इक्वल्स टू 1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये इधर जा रहा है v/4 से, ये इधर आ रहा है v1 से, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हुआ v1 प्लस v/4 सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो देखिए ये आगे जा रहा था v/4 से और ये इधर आ रहा है v से, तो v तेज है और v/4 धीमे है। तो इधर अप्रोच कितने से हो रहा है, v माइनस v/4, दैट इज 3v/4। तो दैट इज v माइनस v/4। इससे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अप्रोच कर रहा है। तो देखते हैं अप्रोच होने के बाद जो कोलिजन हुआ उसके बाद इसकी ये v1 वेलोसिटी कितनी है, तो इसको एनालाइज करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आ रहा है, ये है 3v/4 that is equals to v1 plus v/4, hence the value of v1 is v/2, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये जो पार्टिकल है वो कोलाइड होने के बाद इधर कितनी वेलोसिटी से आया। तो देखिए इधर कितनी वेलोसिटी से आया, तो कोलिजन के बिफोर इधर v वेलोसिटी थी, कोलिजन के आफ्टर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी v/2 हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, इस कोलिजन में ये जो vy है ना, ये जस्ट बिफोर कोलिजन vy था, जस्ट आफ्टर कोलिजन भी ये vy ही रहेगा, क्योंकि ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ। तो यहाँ पर जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है उसमें फ्रिक्शन अवेलेबल हो सकता था, लेकिन फ्रिक्शन तो यहाँ पर अलाउड नहीं है क्योंकि ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इसकी जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है या वर्टिकल वेलोसिटी है वो इस इंस्टेंट पर टकराने के पहले और टकराने के बाद वो vy ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, यानी वर्टिकल मोशन अनडिस्टर्ब्ड है यहाँ पे। लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन पहले इसकी आगे v स्पीड थी, अभी लेफ्ट डायरेक्शन में v/2 है। अब आपको पता है ये यहाँ से आगे एक प्रोजेक्टाइल की तरह चलेगा, तो ये यहाँ से ऐसे आया फिर ये ग्राउंड पे टकराएगा। तो देखिए जब ये ग्राउंड पे टकरा रहा होगा तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो v/2 ही रहेगी टकराने के पहले, लेकिन इस समय टकराते वक्त इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, उसको मैंने vy डैश कह दिया। आप चाहो तो ये vy डैश कितना एस्टिमेट भी कर सकते हो, यहां से यहां तक, मतलब वर्टिकली h डिस्प्लेसमेंट लेने में जितनी वेलोसिटी इसने एक्वायर की है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो √2g। ये हाइट आपको क्वेश्चन में h प्रोवाइडेड है। आप सोच रहे होंगे मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो वर्टिकल मोशन है ना वो g एक्सेलरेशन से ही हो रहा है। तो इस कोलिजन में हॉरिजॉन्टल मोशन पे फर्क पड़ा है, वर्टिकल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपको पता है ना कि अगर वर्टिकल यहाँ पर वेलोसिटी
वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो तो h हाइट नीचे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी √2gh होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी है। अब जब ये टकराएगा तो ग्राउंड के साथ भी इसको किस तरीके का कोलिजन करना है, इलास्टिक कोलिजन। तो आपको पता है इस बार ये लाइन ऑफ इंपैक्ट बनेगा ये, और ये जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट बनने वाला है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये v/2 ही रहेगा, इधर कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में पता है टकराने के जस्ट आफ्टर इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v/y डैश हो जाएगी ऊपर की तरफ, क्योंकि इसके लिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अप्रोच कर रहा है v/y डैश से, तो सेपरेट भी हो जाएगा v/y डैश से। ठीक है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, ग्राउंड आपका रेस्ट पे है। तो फिर ये यहां से जब उड़ेगा तो उड़ने के बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये वापस इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ से ऐसे आया, फिर टकरा के नीचे गिरा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ना इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट बतानी है। तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट एस्टिमेट करना है उसमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम प्लस यहाँ से यहाँ तक का टाइम टोटल इंक्लूडेड है। तो एक बात बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वर्टिकल मोशन अनडिस्टर्ब्ड है, और यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल मोशन बिल्कुल वैसा ही है। आप देखिए कैसे, यहाँ से यहाँ तक आने में इसने v/y डैश एक्वायर किया था, फिर v/y डैश अगर ऊपर देंगे तो फिर यहाँ जाते जाते इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये टाइमिंग ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, मतलब ये टाइमिंग और ये टाइमिंग दोनों बराबर होंगे, और दोनों को ऐड करने पे टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, h हाइट नीचे आने का टाइम मैं एस्टिमेट कर लेता हूँ, और उतना ही टाइम इसको h हाइट वापस ऊपर उठने में भी लगेगा। तो वर्टिकल मोशन बिल्कुल प्रोजेक्टाइल की तरह ही चल रहा है। हॉरिजॉन्टल में कुछ कोलिजन्स हुए हैं, लेकिन वर्टिकल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो मुझे बताइए, अगर हम वर्टिकल एनालिसिस करें तो वर्टिकल y डायरेक्शन है, मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लिया, तो डेल्टा y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इधर देखिए, यहां से बात करते हैं आते वक्त, तो यहां से यहां तक इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक वर्टिकल मोशन अनडिस्टर्ब्ड है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको h हाइट ट्रेवल करा दिया नीचे, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, क्योंकि नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो दैट t इक्वल्स टू √2h/g। ये कहां से कहां तक का टाइम है, यहां से यहां तक का। आप ये समझ सकते हो, अगर वॉल यहाँ पे नहीं होता तो इसको ग्राउंड तक आने में उतना ही टाइम लगता। वॉल होने की वजह से हॉरिजॉन्टल मोशन में तो डिस्टरबेंस आया, लेकिन वर्टिकल मोशन में कोई डिस्टरबेंस नहीं आया। तो ये यहां से लेके यहां तक आने की टाइमिंग ये √2h/g आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए यहां से लेके यहां तक पहुंचने की अगर हम टाइमिंग देखें तो जस्ट इसका रिवर्स है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहां से यहां तक आने में इसने जितनी वर्टिकल वेलोसिटी एक्वायर की है उसी वेलोसिटी से वापस उड़ रहा है, तो उतना ही टाइम लेके ये पहुंचेगा। तो अगर हम इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देखें तो देखिए वो कितना आएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ √2h/g। जितना आने में टाइम लगा है ग्राउंड तक, उतना ही वापस जाने में टाइम लेगा। यहाँ पर क्योंकि जिस स्पीड से टकराया है उसी स्पीड से वापस उठ गया है, तो टोटल टाइम तो ये हमारे पास आ ही चुका है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें ये भी बताना है कि ये x कितना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ना हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ √2h/g, अगर हम इस टोटल टाइमिंग की बात करें तो वो आने का टाइम टकरा के फिर यहाँ जाने का टाइम। तो देखिए मेरे पास एक सिचुएशन क्या है, यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, आप देखिए यहां से इसको यहां तक आने का अगर मुझे टाइमिंग निकालना पड़े, यहां से लेके यहां तक आने की टाइमिंग, तो वो कितनी है इस पार्टिकल के लिए, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, v है। तो यहां से यहां तक की टाइमिंग कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस है x प्लस वाई, तो दिस इज योर x प्लस वाई अपॉन v, ये आने का टाइम है।
और टकराने के बाद देखिए इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा इधर से v/2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमेशा v/2 है। तो इसको इस जगह से टकरा के यहाँ से यहाँ तक जाने की जो टाइमिंग है वो कितनी है, दैट इज x प्लस वाई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है x प्लस वाई और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v/2। और ये टोटल टाइमिंग किसके बराबर है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपने कितना एस्टिमेट किया है, 2 टाइम्स ऑफ √2h/g। ठीक है, तो एक रिलेशन तो आपके पास ये आ गया। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि क्या आएगा। तो देखिए ये सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, ये मेरे पास आ रहा है दैट इज योर 3 टाइम्स ऑफ x प्लस y अपॉन v, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ √2h/g। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर मेरे पास x और y में कोई रिलेशन हो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए x और y का रिलेशन कैसे एस्टिमेट होगा, आप देखिए ये पार्टिकल यहां से लेके यहां तक आया, उतनी देर में ये यहां से यहां तक गया। तो अगर हम इस पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें और इस पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, तो जो वॉल है उसका यहां से यहां तक टाइमिंग और पार्टिकल का यहां से लेके यहां तक का टाइमिंग सेम है। तो मुझे बताइए पार्टिकल को कितना टाइम लगा यहां से यहां तक आने में, तो वो टाइम है x प्लस वाई इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई v। ये डिस्प्लेसमेंट x प्लस वाई और इसको v वेलोसिटी से कवर किया गया है। ओके, जबकि इतना ही टाइम हमारे वॉल को लगा है इस y सेपरेशन को ट्रेवल करने में, तो दैट इज y अपॉन v/4। ये दोनों की टाइमिंग सेम है, मतलब इस पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लग रहा है, वॉल को यहां से यहां तक आने में उतना टाइम लग रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 4y, दैट इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3y। तो x और y में क्या रिलेशन है ये भी हमारे पास एस्टिमेट हो चुका है। तो आगे देखते हैं, अब सॉल्व हो जाएगा x की वैल्यू, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब तो मेरे पास क्या रिलेशन जनरेट हो रहा है कि ये मेरे पास रिलेशन है 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 2v अंडर रूट 2h/g। ठीक है, यहां से 3y किसके इक्वल है, मेरे पास 3y मेरे पास x के इक्वल है, तो ये 4x दैट इज इक्वल्स टू 2v अंडर रूट 2h/g। इसको सिंप्लीफाई करने से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू v/2 अंडर रूट 2h/g। तो ये इनिशियल सेपरेशन है पार्टिकल और वॉल के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के हमारे जो 5 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।